मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां। यह इस वीडियो का 5वां पार्ट है। अगर आपने इसके बाकी के 4 पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उन्हें देखें। हम बाकी के 4 पार्ट्स में पढ़ चुके हैं वायुदाब, वायुदाब का महत्व, वायुदाब का वितरण और वायुदाब का ऋतुवत वितरण। आज हम पढ़ने वाले हैं पवन, यानी कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम इसे विंड्स बोलते हैं। चलिए फिर जानते हैं कि पवन होती क्या है। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलने वाली वायु को पवन कहते हैं। देखिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जब हवाएं चलती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं पवन, यानी कि हम इसको विंड्स बोलते हैं। तो देखिए, ये जो पवन चलती है ये एक्चुअली में 2 कारणों की वजह से चलती है। एक चलती है क्षैतिज विषमताओं के कारण और दूसरी चलती है ऊर्ध्वाधर। देखिए, क्षैतिज विषमताओं को हम क्या बोलते हैं, पहले आप जरा समझिए कि क्षैतिज क्या होता है, इस मीनिंग को आप जरा समझिए। क्षैतिज को हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है जी, और ऊर्ध्वाधर को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल। तो हवाएं जो चलती हैं वो 2 वजहों से चलती हैं, एक होता है वो हॉरिजॉन्टली और एक होता है वो वर्टिकली। अब जरा आप यहाँ पर समझिए कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है। देखिए, एक सीधी लाइन, इस सीधी लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, यानी कि क्षैतिज। अब इसका एंगल कितना होता है, इसका एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है जी। 180 डिग्री लाइन को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज, यानी कि हॉरिजॉन्टल। और अगर हम वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, यानी कि एक सीधी लाइन को हम बोलते हैं वर्टिकल, यानी कि ऊर्ध्वाधर हम इसको बोलते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि पवनें वर्टिकली कैसे चलते हैं या फिर हॉरिजॉन्टली मूव कैसे होती हैं। देखिए, जैसे कि आपको समझ में आ चुका है कि क्षैतिज के मतलब क्या होता है, एकदम सीधी रेखा। देखिए, जो पवन जो चलती है वो हमेशा क्षैतिज विषमताओं के कारण चलती हैं। विषमताओं का यहाँ पर मतलब है डिफरेंस है। देखिए, जो पवन है, जो विंड्स है, वो हमेशा हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर चलती है, ठीक है जी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें हमेशा चलती हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लगभग ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिमान वायु को वायु धारा कहते हैं। देखिए, जैसे कि आप समझ चुके हैं कि भाई क्षैतिज विषमताओं के कारण वायु कैसे चलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमेशा पवन चलती है। अब जरा यहाँ पर समझिए कि ऊर्ध्वाधर, जब भी हवा ऊपर की ओर उठती है, यानी कि वर्टिकली ऊपर की ओर लिफ्ट होती है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वायु धारा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम इसको एयर करंट बोलते हैं। जब भी हवा ऊपर की ओर उठेगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एयर करंट हम इसे बोलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी स्थिर होती और उसका धरातल समतल होता तो पवन उच्च वायुदाब वाली क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती। देखिए, इसमें है क्या, इसमें कुछ कंडीशन दे रखी है। तो पहली कंडीशन क्या दे रखी है, पहली कंडीशन में जो हमारा जो अर्थ है, मान के चलिए कि अर्थ के अंदर किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं है। दूसरी कंडीशन दे रखे कि हमारा जो अर्थ वो बिल्कुल प्लेन है, उसके ऊपर किसी भी तरह के कोई बैरियर्स नहीं है। बैरियर्स बोले तो जैसे कोई पहाड़ नहीं है, कोई पर्वत नहीं है, ठीक है जी। अब अगर ऐसी ये 2 कंडीशन हो तो फिर हमारा जो वायु होगी वो वायु किस तरह से रिएक्ट करेगी। देखिए, तो पवन क्या करती है, पवन उस टाइम भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ती, ठीक है जी। लेकिन इस बीच में किसी भी तरह के कोई बैरियर्स नहीं होते। जैसे कि कौन से बैरियर्स, जैसे कि पहाड़ हो गए, है ना। अगर पहाड़ होते तो फिर हवा यहाँ से जाती तो यहाँ से मुड़ करके कहीं और चली जाती। लेकिन जब पहाड़ ही नहीं है तो यहाँ पर कोई बैरियर्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से हवाएं कैसे चलेंगी, हवाएं चलेंगी बिल्कुल समदाब रेखाओं के समकोण पर चलती हवाएं, यानी कि जो समदाब रेखाएं होती, समदाब रेखाओं के बिल्कुल राइट एंगल बना करके हवाएं चलती। अब जरा यहाँ पर समझिए कि समदाब रेखाएं कौन सी होती है जी। देखिए, जो समदाब रेखाएं होती है एक तरह की इमेजरी लाइन होती है, जो किसको शो ऑफ करती है, जो वायु दाब को शो ऑफ करती है, ठीक है जी। उन्हें हम क्या बोलते हैं, समदाब रेखाएं बोलते हैं, यानी कि उनको हम आइसोबार भी बोलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखा जाए तो वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वास्तविकता में क्या है कि हमारा अर्थ मूवमेंट भी करता है, यानी कि हमारी जो अर्थ में जो रोटेशन के कारण हमें मूवमेंट हमें अर्थ में देखने को मिलती है।
ठीक है जी। तो वास्तविकता में क्या है, वास्तविकता में हमारे अर्थ रोटेशन कर रहा है, ठीक है। और दूसरा, ठीक है, वैसे देखा जाए, ठीक है, इसको मिटो दो भाई। लेकिन देखिए वास्तविकता इससे काफी अलग है। हमारे अर्थ के अंदर रोटेशन, देखिए लेकिन वास्तविकता इससे काफी अलग है। हमारी अर्थ के अंदर रोटेशन भी देखने को मिलती है, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, ठीक है। और जो दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई हमारा अर्थ बिल्कुल भी समतल नहीं है, यानी कि हमारे अर्थ के लैंड सरफेस के ऊपर काफी सारी विषमताएं हैं, यानी कि कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर खाइयां हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर काफी सारे बैरियर्स क्रिएट होते हैं, किसके लिए, हवाओं के लिए। और उन बैरियर्स की वजह से हवाओं में कई सारे, हवाओं की दिशाओं में कई सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ जो हमारा जो धरातल है वही बैरियर्स क्रिएट नहीं करता, और भी सारे फैक्टर्स है जो हवाओं की दिशाओं में बैरियर्स क्रिएट करते हैं। चलिए आइए समझते हैं कि वो बैरियर्स कौन कौन से हैं। तो जी देखिए सबसे जो पहला जो बैरियर है वो है दाब प्रवणता बल। अब जरा समझिए कि दाब प्रवणता बल होता क्या है, आप जरा इसे एक डेफिनेशन से समझ सकते हैं। देखिए दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने की दर को दाब प्रवणता बल कहते हैं। आप जरा इसे एक एग्जांपल से समझिए कि मान के चलिए जैसे आप 10 मीटर दूर जाते हैं, तो 10 मीटर दूर जाने पर 1 मिली बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर घट रहा है। तो यानी कि जब आप 20 मीटर दूर जाओगे तो 2 मिली बार घटेगा, अगर आप 30 मीटर जाओगे तो 3 मिली बार घटेगा। तो देखिए इसके अंदर आपको एक चैन देखने को मिल रही है, ठीक है। इसमें जो दाब प्रवणता बल जो, सॉरी, इसके अंदर जो वायु दाब जो घट रहा है वो एक एक चैन से घट रहा है, जैसे कि 1 मिली बार, 2 मिली बार और 3 मिली बार, ठीक है। तो इसे घटने की ये जो दर है, ठीक है, जैसे 1 मिली बार, 2 मिली बार, ये क्या एक रेट से घट रहा है। तो इस रेट को, इस दर को ही हम क्या बोलते हैं, दाब प्रवणता बल हम इसको बोलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि दाब प्रवणता बल कहते किसे हैं। ठीक है जी, चलिए फिर। क्षैतिज वायु दाब में अंतर के कारण वायु में गति आती है और पवन बनती है। जैसे कि आपको पता है कि क्षैतिज का मतलब क्या होता है, यानी कि 180 डिग्री लाइन, है ना, यानी कि एक सीधी रेखा में जब वायु यहाँ पे क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, परिवहन कर रही है, ठीक है जी। तो ये जो वायु ये जो ट्रैवल करती है वो कैसे ट्रैवल करती है कि एक जगह पर तो हाई प्रेशर होना चाहिए और दूसरी जगह पर क्या होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए। जब इस तरह के जब डिफरेंसेस होंगे तभी हवा चलती है, ठीक है जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दो स्थानों के बीच दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी वायु उतनी ही तीव्र गति से चलेगी। मैं इसे आपको एक मैप के जरिए दिखाना चाहूंगा। देखिए ये जो आपको मैप दिख रहा है ये मैप है आइसोबार, यानी कि इसको हम बोलते हैं समदाब रेखाएं। ये जितनी भी ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं किसको सॉल्व करती हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये सॉल्व करती हैं। देखिए जब इन दो रेखाओं के बीच की दूरी जितनी ज्यादा कम होगी उतना ही ज्यादा दाब प्रवणता क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। और दाब प्रवणता के स्ट्रांग होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर हवाएं भी क्या होंगी, तेज होंगी। लेकिन जैसे जैसे इन दो रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे दाब प्रवणता बल भी घटता चला जाएगा और हवाएं भी शिथिल पड़ती चली जाएंगी, ठीक है जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वायु उच्च भार वाले क्षेत्र से निम्न भार वाले क्षेत्र की ओर चलती है। आपको जैसे पता है, मैंने आपको बता दिया था कि जो हमेशा जो जो एयर है, जो वायु है, वो चलती कैसे, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाली एरिया की ओर चलती है, ठीक है जी। वायु की दाब प्रवणता से पवन को चलने के लिए बल मिलता है, इसलिए इसे हम दाब प्रवणता बल कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब अगर समदाब रेखाओं की जो दूरी है जितनी ज्यादा कम होगी तो फिर दाब प्रवणता बल भी उतना ही ज्यादा होगा, जिसकी वजह से एयर प्रेशर यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर, यानी कि जो यहाँ पर जो प्रेशर ग्रेडियंट है, ये कर क्या रहा है कि ये जो वायु को गति प्रदान कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, दाब प्रवणता बल हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरियोलिस प्रभाव। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। देखिए होता क्या है कि अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है, यानी कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है, जिसकी वजह से एक बल क्रिएट होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरियोलिस इफेक्ट, यानी कि कोरियोलिस फोर्स भी हम इसको कह सकते हैं।
इस बल को जरा आप ध्यान से समझिए, एक एग्जांपल से समझिए। मान के चलिए कि एक हवा है, हवा यहाँ से फ्लो कर रही है और इसकी डायरेक्शन क्या है, राइट की तरफ है। अब इस पृथ्वी के घूर्णन के कारण इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, पहले राइट थी तो अब ये हो जाती है लेफ्ट। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम कोरियोलिस बल भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है जी। चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं कि भाई कोरियोलिस, इस फोर्स का नाम कोरियोलिस ही क्यों पड़ा। तो देखिए क्या था, इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा जिसने सबसे पहले इस बल के प्रभाव का वर्णन 1835 में किया। तो देखिए फ्रांसीसी एक वैज्ञानिक थे, तो उनका नाम था कोरियोलिस, नाम था उनका। तो उन्होंने 1835 में इस तरह की किसी एनर्जी या फिर किसी फोर्स के बारे में उन्होंने बताया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस बल के प्रभाव अधीन उत्तरी गोलार्ध में पवने दाहिनी, चलिए इसको हम समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए आपके सामने ये एक मैप है, ठीक है जी। तो इसमें हवाओं की डायरेक्शन के बारे में इसमें आपको दिखा रखा है। तो देखिए अगर हम नॉर्थ हेमिस्फेयर की बात करें, हम इस वाले रीजन की बात करें, देखिए हम इस वाले रीजन की बात करें, तो देखिए नॉर्थ हेमिस्फेयर के अंदर जो हवाएं हैं वो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण वो कहाँ, इनकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, ये मुड़ जाती हैं, राइट की तरफ ये मुड़ जाती हैं। और अगर हम लेफ्ट की, अगर हम नीचे की ओर बात करें यानी कि साउथ की ओर बात करें, तो ये मुड़ जाती है लेफ्ट की ओर। ठीक है जी। तो यानी कि नॉर्थ हेमिस्फेयर के अंदर जो कोरियोलिस इफेक्ट है उसकी वजह से हवाएं राइट की ओर मुड़ जाती हैं, और बल्कि साउथ की ओर यानी कि नीचे की ओर अगर हम बात करें तो ये हवाएं मुड़ जाती हैं लेफ्ट की ओर। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरियोलिस इफेक्ट इक्वेटर पर काम नहीं करता। ठीक है जी, यानी कि भूमध्य रेखा पर किसी भी तरह से ये काम नहीं करता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर इस विक्षेप को फेरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। तो देखिए हवाएं इस तरह से मुड़ रही हैं, ठीक है जी। तो इस तरह के जो सिद्धांत थे उसको उसको चेक किसने किया था, सिद्ध किसने किया था, वो क्या था, फेरेल ने किया था। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फेरेल का नियम भी हम यहाँ पर बोलते हैं। चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं। कोरियोलिस बल पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों पर पवनों का विभिन्न मात्रा में विक्षेप करता है। तो देखिए ऐसा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अर्थ पर जो डायरेक्शन, जो हवाओं की जो डायरेक्शन जो चेंज हो रही है वो एक ही गति से या फिर एक ही मात्रा में चेंज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अलग अलग लैटिट्यूड पे ये अलग अलग इनके अंदर चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है जी। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो ये तो हमने पहले क्लियर करवा दिया कि भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस का कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन हाँ, लेकिन ध्रुवों पर देखिए, और ये रहा देखिए, ध्रुवों पर हम यहाँ की बात करें, हम नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं, और या फिर हम साउथ पोल की बात कर रहे हैं, साउथ पोल इस तरफ होगा। ठीक है जी। नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर हवाओं का ज्यादातर मुड़ाव होता है। ठीक है, यहाँ पर हवाएं ज्यादा डिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पर ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को हमें मिलता है, यहाँ पर नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भूघर्षण। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैंड फ्रिक्शन हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। देखिए भूतल पर उपस्थित विषमताओं के कारण पवनों के रास्ते में घर्षण तथा अवरोध पैदा होते हैं जो पवनों की गति तथा दिशा को प्रभावित करते हैं। तो फिर देखिए जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो लैंड सरफेस है यानी कि जो हमारा जो धरातल है, ठीक है, जो हमारा जो धरातल है वो बिल्कुल प्लेन नहीं है। यहाँ पर हवाओं के लिए बहुत सारे बैरियर्स हैं। वो बैरियर्स कौन कौन से, जैसे कि पर्वत है, पठार है, या फिर अलग अलग टाइप की धरातलें कोई भी आकृतियां हो सकती हैं। तो फिर देखिए इस तरह के जो बैरियर्स होते हैं, तो इन तरह के मान के चलिए पर्वत है या फिर पठार है, तो इस तरह के बैरियर्स की वजह से हवाएं अपने बहुत सारी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेती हैं। ठीक है जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर इतना तो है कि जो लैंड सरफेस के ऊपर बहुत सारे बैरियर्स मिलते हैं, लेकिन महासागरों पर आपको किसी भी तरह का ज्यादातर बैरियर्स नहीं देखने को मिलते। वहां पर सरफेस बिल्कुल कैसा होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। ठीक है, वहां पर आपको पर्वत या फिर कोई पठार आपको बहुत ही कम, मतलब आप कह सकते हो आपको ना के बराबर ही देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि महासागरों पर घर्षण कम होता है। किसकी अपेक्षा, अगर हम कंपैरिजन करें तो महाद्वीपों की अपेक्षा।
क्योंकि जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उन सभी कॉन्टिनेंट्स पर आपको बहुत सारे बैरियर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो चाहे वो मानव द्वारा हो, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, या फिर वो प्राकृतिक द्वारा हो, जैसे कि आपके पर्वत हो गए या फिर पठार हो गए। ठीक है जी। तो फिर अगर आपसे पूछा जाए कि पवन यानी कि जो हवा की गति महासागरों में ज्यादा तेज होगी या फिर महाद्वीपों में ज्यादा तेज होगी, तो इसका आंसर क्या होगा कि जो हवाएं हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ चलेंगी, महासागरों पर, क्योंकि महासागरों में बैरियर्स ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए फिर हमारी नेक्स्ट लाइन क्या है, पवनों की गति तथा उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों पर निर्भर करती है। तो देखिए इस लाइन के अंदर दो चीजें हैं, एक है विंड स्पीड यानी कि पवन की गति, ठीक है जी, और जो पवन की गति, और जो दूसरी जो चीज है वो है पवन की दिशा। तो देखिए जो पवन की जो गति किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये करती है दाब प्रवणता के ऊपर। यानी कि जो आपका जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो जितनी ज्यादा अधिक होगी तो पवन की गति भी उतनी ही ज्यादा अधिक होने वाली है, और दाब प्रवणता बल जितना ज्यादा कम होगा तो पवन की गति उतनी ही कम होगी। और दूसरा जो फैक्टर है दिशा, तो देखिए जो पवन की जो दिशा है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो करती है कोरियोलिस इफेक्ट के ऊपर। या फिर इसका जो दूसरा जो कारण हो सकता है वो हो सकता है या फिर बैरियर्स, जैसे मान के चलिए कि अगर अगर बीच रास्ते में अगर कोई पहाड़ है या फिर कोई बिल्डिंग है तो इसकी वजह से भी हवा की डायरेक्शन यहाँ से चेंज हो सकती है। ठीक है जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, भूतल से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरातलीय घर्षण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर धरातलीय घर्षण, यहाँ पर धरातलीय घर्षण का मतलब क्या है कि देखिए जैसे कि आपको पता है कि हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर बहुत सारे बैरियर्स है, जैसे कि वो बिल्डिंग्स हो सकती हैं, या फिर वो कोई पहाड़ हो सकते हैं, या फिर कोई भी एग्जैक्ट्रा कोई भी चीज ऐसे हो सकती है। तो क्या है कि अर्थ सरफेस से जैसे आप 2 किलोमीटर दूर जाते हो तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह का आपको कोई भी बैरियर्स देखने को नहीं मिलते। तो यानी कि जो हवाएं होती है, हवाएं 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरातलीय घर्षण से बच जाती है। ठीक है। तो फिर 2 से 3 किलोमीटर के बाद ये पवनें फिर किसके संपर्क में, किसके नियंत्रण में आ जाती है, तो ये आ जाती है दाब प्रवणता या फिर कोरियोलिस बल द्वारा ये नियंत्रित हो जाती है। ठीक है जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, जब समदाब रेखाएं सीधी हो और घर्षण का प्रभाव ना हो, इसमें देखो इसमें कुछ सिचुएशन दे रखी है कि जब जो आइसोबार जो लाइन है वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो, ठीक है जी, और जो घर्षण का प्रभाव ना हो, यानी कि घर्षण बोले तो जो लैंड सरफेस पर जो बैरियर्स है उनका प्रभाव ना हो, यानी कि बहुत ही ना के बराबर हो। तो ऐसी परिस्थिति में होता क्या है, तो दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है, यानी कि जो हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो किसके संतुलित में आ जाते हैं, ये किसके संतुलन में आ जाते हैं, तो जी ये आ जाता है कोरियोलिस बल से ही संतुलित पूरी तरह से हो जाती है। ठीक है। और ये किसके समानांतर बहती है, ये बहती है समदाब रेखाओं के बिल्कुल समानांतर ये बहने लग जाती है। तो देखिए इस तरह की जो जो वायु है, इस तरह की जो पवन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम भूविक्षेपी पवन, यानी कि हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जियोस्ट्रॉफिक, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है जी। तो फिर बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।